सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का दिखाओ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का स्वर्ण युग और विशेष करके जिसको हम खड़ी बोली की सरसता, प्रांजलता, साहित्यिक समृद्धि, इस दृष्टि से जानते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि खड़ी बोली का स्वर्ण युग। क्या बोलते हैं? बहुत अद्भुत युग है। जैसे भक्ति काल को समझने के लिए अंतःचक्षु की आवश्यकता होती है। भक्ति काल में लाक्षणिकता थी। क्या थी? प्रतीकात्मकता थी, बिंबात्मकता थी, चित्रात्मकता कहीं ना कहीं उसमें नजर आती है। जगत के उपादानों को लेकर के हमारे संत समाज ने भारतीय अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किया। वो उस समय की आवश्यकता थी। ये कालखंड जिसकी मैं आज बात करने जा रहा हूं आपके हिसाब से, वो है 1918 से 1936। करीबन 18 वर्ष का ये कालखंड। इस कालखंड में भारत की आवश्यकता अंधविश्वासों से, कुरीतियों से और पाखंड आडंबरों से ज्यादा पराधीनता की समस्या थी। उस पराधीनता की समस्या को केंद्र में रख करके ये जो कवि था, ये अपनी शब्द साधना कर रहा था। रहस्यात्मकता के माध्यम से, लाक्षणिकता के माध्यम से, चित्रात्मकता के माध्यम से, प्रतीकात्मकता के माध्यम से पुराने रूढ़िगत जो संस्कार थे उनके प्रति विद्रोह था। द्विवेदी युग की जो उसकी पृष्ठभूमि पर स्थित था, जो इतिवृत्तात्मकता जो थी, जो आख्यान मूलकता जो थी, जो अभिधात्मकता जो थी, ये स्थूलता जो थी, उसके प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद में उल्लेखनीय है। तो ये कालखंड, आज हम जिस अभिव्यक्ति की बात करते हैं कि हमारी बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है, विचारने की अभिव्यक्ति नहीं है, ये नाटक है। ये उस समय हमने आपको कहा कि कुछ व्यक्ति रसा उपनाम से, कुछ अब्र नाम से, कुछ ब्राह्मण नाम से, कुछ नाम से, कुछ नाम से, छद्म नाम से कविता करते थे, क्योंकि वास्तव में अंग्रेजों का जो काला कानून था इजाजत नहीं देता था अंग्रेजों पर सीधा सीधा आक्षेप करने का। द्विवेदी युग का काव्य प्रखर राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता है, जिसने युवकों को, युवा वर्ग को आह्वान किया कि अपना सिर काट दो, लेकिन भारत की स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। ये गांधीवाद का युग था। अहिंसा को भी अपनाना था और रहस्य से पढ़े लिखे भारतीयों को समझ में आ जाए, उनको जगाने का काम भी इसमें था। इसलिए छायावाद की कविता पर जो ये कहा जाता है कि ये तो अजात के प्रति प्रणय निवेदन है, ये बहुत सटीक व्याख्या इसकी कभी भी नहीं हो पाई। हमने इस पर पलायनवाद का आरोप लगाया। मुक्तिबोध ने कहा कि ये पलायनवादी कविता है। ले चल मेरे नाविक भुलावा देकर, जयशंकर प्रसाद कहते हैं। एक पंक्ति के आधार पर पूरे छायावाद की विशेषताओं को, उनकी प्रवृत्तियों को रेखांकित कर देना उस कालखंड के साथ अन्याय करने से कम नहीं है। इस कालखंड में कल्पना की ऊंची उड़ान, कल्पना की अतिशय विवृत्ति का आक्षेप इस पर लगाया गया।
ये बात सही है कि जब हम सूक्ष्म चित्रण करेंगे, अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता होगी, तो रहस्यवाद आएगा। रहस्यवाद आएगा तो कल्पना के बिना रहस्यवाद के पंख कभी भी नहीं लग सकते। कई अर्थों में इस कालखंड को हम समझ नहीं पाए। वास्तविकता तो यह थी कि यह कालखंड उन पढ़े लिखे सुशिक्षित नौजवानों के हृदय में भारत की भूमि के प्रति पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने का उन्मुक्त भाव लेकर के ये कविता रचना में प्रवृत्त हुआ करते थे। इस कालखंड में प्रसाद पंत, निराला वर्मा, मणि महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये 5-6 लोग ही इस कालखंड के अगुआ थे, जिन्होंने एक ही चाल की कविताएं हिंदी साहित्य में रची, लेकिन संख्या में भले बल में कम हो, लेकिन उनकी जो मजबूती जो थी वो बड़ी अद्भुत थी। तो आइए ऐसा एक अद्भुत कालखंड की शुरुआत में करता हूं। नाम है छायावाद। ये छायावाद क्या है? वाद कहते हैं हम सिद्धांत को, और छाया हम समझते हैं। हमें इसको बिल्कुल हमारे जीवन से जोड़ करके देखना होगा। साथियों, जैसे एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष की छाया थोड़ी दूर पड़ती है वृक्ष से, और छाया यथार्थ होते हुए भी यथार्थ नहीं होती। मेरी बात के भाव को समझने की चेष्टा कीजिए। उस छाया में शांत क्लांत पथिक को ठिकाना मिलता है, लेकिन वह छाया अमूर्त होती है। क्या होती है? लेकिन उसके अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते। और इसी प्रकार शब्द की 3 शक्तियां होती है। आरंभिक 5 मिनट जिसे सुन लिया, छायावाद समझ में आ गया। शब्द की 3 शक्तियां होती है। एक तो अभिधा जो सीधी पेड़ के रूप में दिखती है, और एक लक्षणा और व्यंजना जो छाया के रूप में आवृत करती है उस पेड़ के प्रतिरूपण को। वो उस पेड़ की प्रतिमूर्ति होती है, उसका प्रतिबिंब होता है, यथार्थ होते हुए भी अयथार्थ होता है। तो जिस प्रकार एक पेड़ की छाया, पेड़ कहीं पर है और उसकी छाया कहीं पर है, उसी प्रकार इससे ठीक पहले रीति काल से कविता का एक बड़ा कालखंड 200 वर्षों का, जिसमें इतिवृत्तात्मकता थी। क्या थी बोलो? प्रबंधात्मकता थी, राज प्रशस्तियां थी, ये था। द्विविध युग तक ये चलती रही। लोग उब गए थे। भक्ति काल में जो रहस्यात्मकता थी ना, वो वापस प्रकट हुई है। किसमें? छायावाद में। तो इस इतिवृत्तात्मकता से उब गए थे, इसलिए शब्द का साक्षात संकेतित अर्थ 1918 से 1936 के बीच में आए हिंदी के मराठी कवियों को अभिप्रेत नहीं था, और वो कुछ नया सर्जन करना चाहते थे। रहस्य के माध्यम से अपनी बात बताना चाहते थे। जब कबीर की उलटबासियों की बात करते हैं, जब नाथ संप्रदाय की उलटबासियों की बात करते हैं, तो सामान्य उसका अर्थ नहीं आता। इसी बात को लक्षित करते मुकुटधर पांडे, जो छायावाद शब्द के प्रयोक्ता हुए, जबलपुर से निकलने वाली श्री शारदा पत्रिका में 1920 में पहली बार छायावाद शब्द का प्रयोग किया। और उन्होंने कहा कि जैसे किसी शब्द का भाव साक्षात नहीं होकर के केवल भावों की छाया मात्र होती है, और जिसको सामान्य जन पकड़ करके उसके अर्थ ग्रहण में उसको बड़ी दुविधा होती है, कठिनता होती है, कष्ट होता है, वैसे ही छायावाद जो काल था उसमें अर्थ को पकड़ने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। इसलिए इस कालखंड के लिए मुझे सबसे उपयुक्त नाम लगता है वो है छायावाद। दूसरे प्रयोक्ता सुशील कुमार, सरस्वती पत्रिका 1921 में, उन्होंने अस्पष्टता कहा। क्या बोला उसको? कि छायावाद का मतलब है अस्पष्टता। क्या है बोलो? तो मित्रों, ये वो कालखंड था जिसमें स्पष्ट कुछ नहीं था, लेकिन जब ग्रंथि खुल जाती है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। बात इतनी सीख है, जैसे पेड़ की छाया पेड़ से दूर होती है, उसी प्रकार उस शब्द में साक्षात संकेतित अर्थ नहीं दिखता, उसका अर्थ हमें कल्पना बल से निकालना पड़ता है। यही क्या हुआ बोलो? छायावाद हुआ। आओ इस काल को हम शुरुआत करते हैं। तो इसकी शुरुआत मैं एक पद्य से करूंगा, और जयशंकर प्रसाद की एक कृति है मित्रों, बड़ी अद्भुत, लहर। और लहर में गीत नाम से एक संकलन है, एक कविता है।
मैं इस कविता को पढ़ाऊंगा लेकिन साथ में सारी सारी विशेषता भी बता दूंगा, लेकिन आपने इसको बड़ा गड़बड़ कर दिया। चलो कोई नहीं, इधर उधर लिखते रहेंगे। चलो, ये छायावाद की एक तरह से बहाना है छायावाद को समझाने का, ठीक है। अर्थात छायावाद की प्रवृत्तियों में क्या क्या चीजें आ सकती हैं उसकी हम इसके माध्यम से बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सीधा सीधा बताओ मुझे, आप स्वयं बोलो। प्रकृति चित्रण। क्या दिख रहा है, बोलो। अब यह प्रकृति चित्रण कैसा चित्रण है? वीर पुरुषों के लिए तो उद्दीपनात्मक चित्रण है व्याज से, लेकिन प्रधान रूप से यहां पर प्रकृति का कैसा चित्रण है, बोलो। आलंबनात्मक चित्रण है। क्या है, बोलो। आलंबनात्मक चित्रण है। प्रकृति यहां पर स्वयं नायिका बन के आई है, न कि किसी अन्य का सहयोग करने के लिए। लेकिन जब इसका भाव लगा देते हैं ना, जब वो उद्दीप्त करती है, हमें प्रकृति प्रेरणा देती है, अर्थात हमारे भावों को जगाती है, तो उद्दीपनात्मक चित्रण भी है। लेकिन साक्षात यदि हम देखें तो कौन सा चित्रण हुआ? आलंबनात्मक चित्रण। सर साफ नहीं दिख रहा, दिखाओ भैया एक बार, कमेंट भी दिखा दो। तो आलंबनात्मक चित्रण है। कैसा चित्रण है? और आपको क्या क्या दिख रहा है? आपके मुंह से विशेषताएं उगलवाना चाहता हूं मैं। क्या इसमें आपको कहीं श्रृंगार दिखाई दे रहा है? दे रहा है क्या? अरे अधरू में राग अमंद पिए, श्रृंगार दिखाई दे रहा है ना? साफ दिखाओ एक बार, कमेंट दिखाओ। तो श्रृंगार है। क्या है, बोलो। श्रृंगार है। श्रृंगार है, ठीक है। अलंकार की बात तो कर लेंगे हम। और कैसे पता चल रहा है तुम्हें? अर्थ जानते हो? हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा, बताओ। हाँ, अरे कमेंट दिखाओ। तो चलो, ओके। तो यहां पर देखो, प्रकृति चित्रण है, कैसा है? आलंबनात्मक। श्रृंगार, जो जो दिख रहा है वो तो बताओ पहले। मित्रों, ये कविता सीधी नहीं है, ये कविता सीधी नहीं है। तो वस्तुतः इसमें क्या है? राष्ट्रीय भावों का जागरण है, राष्ट्रीय भावों का जागरण है। और सीधी सीधी नहीं है, प्रकृति को जगाने की कवि बात नहीं कर रहा। इसलिए पराधीनता की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने का ये फेंकने सही लिखा है क्या मैंने? दो लगाऊंगा, एक सेकंड ग्रेड में आया है, ये एक ही है, सही है। मतलब चलो, मैं भी सीख गया हूं आपके साथ साथ। पांचवां, अब मैं आपको ये कहूंगा कि इसका अभिधात्मक अर्थ नहीं है। तो अभिधात्मक अर्थ नहीं होगा तो वहां पर हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? तो इसलिए इस कालखंड की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या हुई? रहस्यात्मकता। और जहां पर भी रहस्य होगा वहां पर अभिधा से तो अर्थ निकलेगा नहीं। किससे निकलेगा? लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता, ध्वन्यात्मकता, कुछ भी बोल सकते हैं, लाक्षणिकता। और फिर इसमें क्या है? इन प्रतीकों के माध्यम से ये पराधीनता की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने का आह्वान है। इसलिए क्या हुआ, बोलो? प्रतीकात्मकता है। क्या है, बोलो? प्रतीकात्मकता है। और एक बड़ी विशेषता इसकी यह है कि इसमें हमें बिंब बन रहा है, तो चित्रात्मकता है। क्या है, बोलो? चित्रात्मकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि नाद सौंदर्य है। क्या है, बोलो? नाद सौंदर्य है। और क्या दिखाई दे रहा है आपको? जो दिखाई दे रहा है वो तो बता दो, बताओ। बताओ 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 बताओ। प्रकृति का मानवीकरण है। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। और बताओ, प्रकृति का मानवीकरण, और बताओ। बताओ बताओ। सूक्ष्म अनुभूतियों
का चित्रण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ बोल दो, दिख रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है। इसके साथ में प्रकृति का मानवीकरण भी है। और काव्य भाषा की यदि इसके आधार पर बात करूं तो आपको ये समझ में आ रहा है ना सीधा सीधा? अरे कोई भी अर्थ कर सकता है ना इसका, मैं नहीं बताऊं तब भी कर लोगे। तो फिर इसमें क्या है बोलो, ये क्या है? एक तो इसमें सबसे बड़ी बात है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। क्या है बोलो? अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। और क्या हो सकता है? हाँ अन्योक्ति, हाँ एक अन्योक्ति। क्या है बोलो? अन्योक्ति। रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं इसकी विशेषता है, प्रबल विशेषता है ये अन्योक्ति विधान। और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी इस छायावाद को अन्योक्ति विधान ही कहते हैं। और क्या है बोलो? प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ने का आह्वान। मैं बात कर रहा था भाषा की, तो भाषा कैसी नजर आ रही है यहां पर आपको? बताओ बताओ, कैसी भाषा है इसमें? कैसी है बोलो? खड़ी बोली है। क्या है बोलो? और खड़ी बोली कैसी है? हाँ बोलो कैसी है? सहज है, सरल है। प्रांजल खड़ी बोली। कैसी बोली? सहज और प्रांजल खड़ी बोली। कौन सी गाड़ी है? गाड़ी नंबर बोलो। 8803 किसकी गाड़ी है? इधर वालों की नहीं है। और रोड के बीच में कर दो जो है ना। हाँ हाँ ठीक है, और क्या है, जब यू वर्ग नहीं सुधरे तो ऐसा ही करना चाहिए। हाँ चलो एक और लिख सकते हैं, अलंकारों का प्रयोग है। देखो भाई इतना दयालु भी नहीं बनना चाहिए ना, जो जैसा है उसके साथ वैसा टिट फॉर टेट, शठे साठेम समाचरित। एक बार बोलो, दो बार बोलो, है ना? नहीं बोले तो फिर तो उसका इलाज करना चाहिए, है ना? मैं इस नीति का आदमी हूं। चलो पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन इसी छायावाद से आते हैं, इसको रटा देना गुरुदेव जी। रटा देंगे, सब रटा देंगे, अभी तो 10 मिनट हुई रहे। कौन सा अलंकार है बोलो? सबसे प्रधान कर्ण तो है, मानवीकरण हो गया। फिर हम क्या कह सकते हैं? रूपक है। और क्या है? स्वभावोक्ति है। कौन सा है? यमक अलंकार है। अनुप्रास भी है। एक दो और भी निकाल दूंगा जब पढ़ाऊंगा। और छंद कैसा है इसमें? कोई बंदी बंदाई परिपाटी वाला छंद इसमें नहीं है, है ना? मैं ऐसे नहीं कह सकता कि इसमें अनुष्टुप है, गीतिका है, हरि गीतिका है। ठीक है। और क्या हो सकता है बताइएगा? इधर वाले बताओ, ऊपर बताओ। हाँ बताइएगा। मधुरता लिए खड़ी बोली है। हाँ स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, वो हम बात कर लेंगे। निर्बल ब्रह्म की विशद छाया, वो पूरे छायावाद की विशेषता में इसके अनुसार। लेकिन कुछ विशेषताएं यदि मैं और लेना चाहूं ना, तो इसके साथ में देखो कल्पनात्मकता तो यहां पर है ही है। क्या है बोलो? कल्पना की अतिशयता। कल्पना की अतिशयता। और ये तो इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ विशेषताएं हैं जो इसमें दिखाई नहीं दे रही। और वो कौन सी हो सकती है बोलो? एक तो है पलायनवाद, मुक्तिबोध इसको यही कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? पलायनवाद। एक इसकी विशेषता यह है कि निजी जीवन की अभिव्यक्ति, बोलो निजी जीवन की निजी जीवन की अभिव्यक्ति, अर्थात जहां पर निजी जीवन की अभिव्यक्ति होगी वहां उसको हम बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? वैयक्तिकता। क्या बोलते हैं? जो वैयक्तिकता उपदेश के आवरण में द्विवेदी युग में दबी पड़ी थी, वह वैयक्तिकता यहां पर उजागर हो गई। लेकिन एक और विशेषता इस कालखंड के कवियों की होती है, और वो है निराशा, दैन्य के भाव के। ये भी इन पर जो है वो ले चल,
मेरे नाव एक भुलावा देकर, है ना। तो ये भी आक्षेप जो है इन पर लगाया जाता है। कुल मिलाकर के ये विशेषताएं जो है, ओज गुण की प्रधानता, ओज गुण, हाँ, प्रकृति का मानवीकरण है। शक्ति की कविता कहा है इसको रामविलास ने, क्या बोला है बोलो? शक्ति की कविता किस? रामस्वरूप ने। शक्ति की कविता रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। बच्चन सिंह ने इसको क्या बोला है? स्वच्छंदतावाद, क्या बोला है? और स्वच्छंदतावाद का विलायती संस्करण किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र ने। किसने? नगेंद्र ने। और रामविलास शर्मा उसकी आपत्ति करते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। और जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती है तब छायावाद की सृष्टि होने लगती है। किसने बोला है? प्रकृति के मध्य जीवन का उद्गीत सर्वात्मवाद, इसकी मुख्य अवधारणाएं कौन कहती है? महादेवी वर्मा। इसको दो धाराओं में देखते हैं, एक तो रहस्यवाद में और एक शैली विशेष में। कौन? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह हमें ध्यान रखना होगा। फैंटेस्माटा है, इसमें चार शब्द आते हैं मित्रों। एक तो मिस्टिसिज्म है, क्या है बोलो? मिस्टिसिज्म, एक रोमांटिसिज्म, एक रहस्यवाद, एक छायावाद और एक स्वच्छंदतावाद। ये पांचों शब्दों का क्या यथार्थ है आज हम जानेंगे। तो मुझे लगता है कि ये हमें समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष मानवतावाद, क्या है बोलो? मानवतावाद छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है। सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है। उज्जवल पक्ष तो यह है। और सबसे बड़ा दोष जो है उसको क्या है? पलायनवाद, सबसे बड़ा दोष। और इसके खत्म होने का कारण क्या बताया गया है? कल्पना की अतिशय विवृत्ति। बोलो। अर्थात कवि केवल कल्पना लोक में ही विचरण करने लग गया। तो एक बहाने से मैंने छायावाद की विशेषताएं आपके सामने, प्रवृत्तियां रखी। हालांकि प्रवृत्तियां हम कल पढ़ेंगे। बोलो क्या है? प्रकृति चित्रण यहां पर दिखाई क्या दे रहा है? आलंबनात्मक। एक दृष्टि से देखें वीरों को आह्वान कर रहा है तो क्या है बोलो? उद्दीपनात्मक। श्रृंगार का चित्रण है, शक्ति का काव्य है। कौन कहता है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। राष्ट्रीय भावों का जागरण है, पराधीनता की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने का आह्वान है। हाँ, राष्ट्रीय स्वाधीनता और शक्ति का काव्य है छायावाद, बिल्कुल। और कल्पना की अतिशयता है, कल्पना की अतिशय विवृत्ति है, रहस्यात्मकता है, लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, अन्योक्ति है। क्या है बोलो? अन्योक्ति है। सूक्ष्म अनुभूतियों का चित्रण है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। प्रकृति का मानवीकरण है, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ने का आह्वान है, यही स्वच्छंदतावाद है। और अज्ञात के प्रति जिज्ञासा होना यह रहस्यवाद है। और अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता होना यह छायावाद है। बात समझ में आ गई ना? छायावाद का मतलब क्या हुआ? अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता। रहस्यवाद का मतलब क्या हुआ? अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। और स्वच्छंदतावाद का मतलब क्या हुआ? स्वच्छंद। इसकी शुरुआत तो वहां से श्रीधर पाठक से हो गई थी। उसी का अगला चरण छायावाद है। उसी का अगला चरण जो है वो क्या है बोलो? छायावाद है। फिर खड़ी बोली कैसी है बोलो? सहज और प्रांजल खड़ी बोली है। इसकी परिष्कृति, इसका उद्गम होता है भारतेंदु में, परिष्कृति होती है द्विवेदी युग में, और प्रांजलता आती है छायावाद में। अलंकारों का प्रयोग है, इसमें रूपक है, स्वभावती है, यमक है, अनुप्रास है। प्रसाद गुण आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें प्रसाद गुण इस कविता में दिखाई दे रहा होगा। माधुर्य गुण है। और शब्द शक्ति की दृष्टि से बात करें तो लक्षणा शब्द शक्ति है ही है ना? किसले का अंचल डोल रहा। तो तमाम तरह की काव्यशास्त्रीय नियम, कानून, कायदे इन पंक्तियों में है। और एक तरह से ये छायावाद की सर्वोत्तम व्याख्या के लिए मैंने इसको चुना है। और नारी की भावना इस कालखंड में है। नारी भावना क्या है बोलो? नारी की भावना, नारी की भावना प्रणयानुभूति भी है। क्या है बोलो? प्रणयानुभूति भी इस कालखंड में दिखाई देती है। और नारी का एक रूप तो इनका है श्रद्धा वाला और एक रूप है सांसारिक। क्या है बोलो? सांसारिक।
श्रृंगार का चित्रण यहां पर है। जूही की कली 1916 में सरस्वती पत्रिका में छपने से मना कर दी गई थी, है ना। तो कुल मिलाकर के तमाम तरह की चीजें यहां पर है। हिंदी में शोक गीत भी यहां इस कालखंड में लिखा गया। किसका था? क्या था नाम? सरोज स्मृति, है ना। हाँ सर, कल्पना की अतिशय तो सब में थी, बिना कल्पना की कोई रचना नहीं होती। एक बार क्लियर करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। साथियों, बिना कल्पना के कोई भी काव्य नहीं होता, लेकिन कल्पना सीमित मात्रा में होनी चाहिए। हमारा काव्यशास्त्रीय सिद्धांत ये कहता है कि कविता में, काव्य में कल्पना के बिना उसके पंख नहीं लगते। लेकिन वो कल्पना इतनी नहीं होनी चाहिए कि कल्पना के आलोक में ही कवि डूबा रहे और अनावश्यक हो जाए, है ना। तो यथार्थ कल्पना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अरे मैं अभी ऐसे सोच लूं यहां पर खड़ा खड़ा कि मेरे पंख लग जाए, मैं आकाश में उड़ने लग जाऊं, है ना, तो ये अनावश्यक कल्पना हो गई। तो ये कल्पना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ये कल्पना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ, रहस्यात्मकता इस काल की विशेषता थी, और शुक्ल के अनुसार ये रहस्य केवल महादेव वर्मा में है। किसमें है? बाकी तो इस कालखंड की कुछ विशेषताओं का अनुसरण कर रहे थे प्रसाद पंत निराला, उनको तो हम यूं ही घसीटते हैं। शुक्ल बहुत स्पष्ट इस बात को विवेचित करते हैं। कल हम विशेषताओं में और अच्छे से बात करेंगे। जूही की कली रचना किसकी है? बताओ किसकी है? अरे भाई, निराला की है। तो चलो आगे लिए चलता हूं और यहां से शुरुआत करते हैं। करें शुरू। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी अंबर पन घट में डूबो रही, अंबर पन तारा तारा घटियों, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घटियोषा नागरी, बीती विभावरी खग कुल 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 सा बोल रहा, खग कुल 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 सा बोल किसलये कांचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई, लो ये मधुमुकुल नवल रस गागरी, मधुमुकुल गागरी, बीती विभावरी जागरी, अधरों में राग मंद पिए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, अलकों में मलयज तू अब तक है सोई, तू अब तक सोई है आली, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, आँखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। अब एक बार खुद अपने आप बोलो, बोलो। तारा घटयूषा नागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी खग कुल 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 सा बोल रहा, खग कुल किसलये कांचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई, लो ये
मधु मुकुल नवल रस गागरी, मधु मुकुल गागरी, बीति विभावरी जागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अधरों में राग अलकों में मलयज बंद किए, अलकों में तू अब तक सोई है आली, तू अब तक सोई है आँखों में भरे विहागरी, आँखों में भरे विहागरी, बीती बीती विभावरी। देखो जयशंकर प्रसाद इस कविता के व्याज से, इसके बहाने से भारतीयों को, भारतीय नवयुवकों को, भारतीय अस्मिता को जगाने का आह्वान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? प्रकृति को बहाना बनाया है। क्या है यहां पर? प्रतीकात्मकता। क्या है बोलो? प्रतीक किसका लिया? प्रतीक का। अरे इनकी चाहे मनु ले लो, श्रद्धा ले लो, ईड़ा ले लो, है ना, जितने भी होंगे वो क्या होंगे? प्रतीक के रूप में आएंगे। किस में आएंगे? प्रतीक के रूप में। एक तमाम तरह की दार्शनिकताओं की अभिव्यक्ति छायावाद में देखने को मिलती है, चाहे वो समरसतावाद हो, आनंदवाद हो, चाहे वो अरविंद दर्शन हो, चाहे अद्वैत दर्शन हो, शक्ति की उपासना हो, वो तमाम दर्शन भी इस काव्य में देखने को मिलते हैं। तो ये प्रतीक क्या है मित्रों? कि बीती विभावरी, सीधा अर्थ तो यह है कि विभावरी रात को कहते हैं, तारों वाली जो रात होती है वो बीत गई है, अब जागरी है प्रकृति, जागरी। दूसरा इसका अर्थ यह हो सकता है कि एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि विभावरी बीत गई, अब तुझे जागना है। मैं इसका अर्थ मेरे अनुसार बताऊंगा। बात समझ में आई ना? ये काव्यात्मक अर्थ जो आप पढ़ते हो वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे इससे माध्यम से आपको छायावाद सिखाना है। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि बीती विभावरी जागरी, अर्थात पराधीनता की जो रात्रि है वो बीतने वाली है। हे भारत की आत्मा, हे भारत की जनमानस, हे भारत के जनमानस, आपको जागना होगा। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। हमने पढ़ा था कि उषा रूपी नागरी अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है, ये इसका अर्थ है। लेकिन यहां पर उषा कौन है? स्वतंत्रता। क्या है बोलो? तारे कौन है? प्रतंत्रता। और अंबर पनघट क्या है? ये हमारा भारत, पूरा का पूरा वसुधा। तो यहां पर उषा रूपी नागरी अर्थात स्वतंत्रता रूपी चतुर नागरी जो है वो अंबर रूपी पनघट में, अर्थात ये जो हमारा भारत का जो आकाश है उसमें पराधीनता रूपी जो घड़े हैं उसको डुबोने चली हैं। अब हमें जागना है, क्योंकि पराधीनता की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी इसमें है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। प्रसाद जी ने पता नहीं किस रूप में लिखा, लेकिन हम उसका अर्थ तो ले सकते हैं। बात समझ में आई ना? और इसलिए कल्पना जो होती है ना, वो काव्य में सबसे अच्छी आलोचनात्मक कृति, यदि कभी आलोचना करो ना किसी की आप, तो कोई कल्पना रहस्य वाली कृति को लेना, उसमें अपनी रहस्य, अपनी कल्पना को भी उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो कह रहे हैं खग कुल 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 सा बोले रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। ये खग कुल कौन? पक्षियों का समूह। कुल कुल सा अर्थात कुलकुलाने की, अर्थात नया सवेरा आ रहा है। जब पराधीनता की बेड़ियों को हम उखाड़ फेंकेंगे तब हमारे लिए क्या होगा? नया सवेरा होगा। और भारत का जनमानस अपनी नवीन विचारधारा में एक उत्साह के साथ वो उन्माद से निकल करके उत्साहवर्धक ध्वनि वो जो है वो बोलेगा। किसले का अंचल डोल रहा, जो कोंपल पत्ते हैं ना उसका अंचल डोल रहा। इसका सामान्य अर्थ तो यह होता है कि लाल लाल जो कोंपल होता है उसका जो समीर होती है, सुगंधित जो समीर होती है, उससे उसका अंचल डोल रहा है। और उसका दूसरा अर्थ यह है कि ये किसले का अंचल, अर्थात ये भारत की भूमि में जो पराधीनता की बेड़ियां हम काटेंगे तो ये किसले का जो अंचल, ये अंग्रेज रूपी पराधीनता का अंचल है वो भी डोल जाएगा। और लो ये लतिका भी भर लाई। अब यहां पर फिर से मानवीकरण हुआ है। लता क्या भर के लाई है? मधु मुकुल। मधु कहते हैं मीठे को, मुकुल कहते हैं जो मीठा जो होता है अपना कमल,
फूल, उसका नया रस से गागरी अर्थात घड़ा भर के कौन लाई है? लतिका। तो सीधा देखे तो क्या है? प्रतीक है। लेकिन यहां लतिका क्या है? ये लतिका जो है वो स्वतंत्रता है। क्या है बोलो? जब हमें स्वतंत्रता मिलेगी तो वो भर करके लाएगी क्या? मधु मुकुल, जो हमारा वास्तविक जो शहद रूपी अमृत रूपी जो सागर है उसको हम उसमें वापस अपने अस्मिता में भरेंगे। अब यहां पर कवि अलग कल्पना कर रहा है, वियोगिनी को उपस्थिति यहां पर दे रहा है। अधरों में राग अमंद पिए, एक नायिका है, उसकी कल्पना की जा रही है कि जो रत्नार उसके औष्ठ है वो जो है राग से प्रेम में अमंद पिए, अर्थात जो मंद नहीं है, अत्यधिक तीव्रता के साथ में उसने उसका पान किया है। अलकू में मलयज बंद किए, जो केश राशि है, मलयज मणि, मलय एक पर्वत है, जमनी जन्म लेने वाला चंदन, चंदन इत्यादि सुगंधित, अर्थात वही स्वतंत्रता रूपी, उत्साह रूपी, साहस रूपी अनेक प्रकार की सुगंध उसके केशु में है। तू अब तक सोई है आली, भारत की भूमि के प्रति आह्वान है कि हे भारतवासियों, तुम अभी तक सोए हुए हो और दुनिया के देश जाग गए हैं। आंखों में भर विहागरी, विहाग एक प्रातःकालीन राग होती है जिसको हम प्रभाती कहते हैं और वो जगाने का काम करता है वो राग। वैसे ही आंखों में वो राग रूपी देश के प्रति प्रेम रूपी राग को भर करके वो विहाग अर्थात प्रभात के भजन जो है वो हमें गाने चाहिए। कुल मिलाकर के सर इसमें श्लेष की झलक भी दिख रही है, सारे अलंकार हो सकते हैं, वहां पर पढ़ा चुका हूं, अब पहले सुन लो। तो यहां से शुरुआत करेंगे, बोलो क्या है इसमें? छायावाद की विशेषता में क्या होगा? बोलो प्रकृति चित्रण है, कैसा है? आलंबनात्मक, सीधा तो आलंबनात्मक है। श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण भी यहां पर है, हम ये कह सकते हैं उन्मुक्त चित्रण यहां पर श्रृंगार का भी है। और क्या है? बोलो राष्ट्रीय भावों का जागरण है। क्या है? बोलो पराधीनता की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने का आह्वान है, कल्पना की अतिशयता है, रहस्यात्मकता है, अरे बोलो रहस्यात्मकता है, लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, अन्योक्ति है, सूक्ष्म अनुभूतियों का चित्रण है और प्रकृति का मानवीकरण है, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ने का आह्वान है, खड़ी बोली सहज और प्रांजल है, अलंकारों का प्रयोग है और प्रसाद माधुर्य इत्यादि गुण है। पलायनवाद इस पर सबसे बड़ा दोष लगाया जाता है, जबकि मानवतावाद छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है। निजी जीवन की अभिव्यक्ति इसमें हुई, इसका मतलब क्या आ गया वहां पर? और निराशा दैन्य के भाव इनमें देखने को मिलता है, ले चल मेरे नाविक भुलावा देकर। तो शक्ति की कविता रामसुख चतुर्वेदी कहते हैं स्वच्छंदतावाद, इसको जो है बच्चन सिंह कहते हैं स्वच्छंदतावाद का विलायती संस्करण, इसको जो है वो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और नारी की भावना है, प्रणयानुभूति है। नारी के दो रूप हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के। तो सांसारिक रूप भी है और श्रद्धा, नारी के प्रति श्रद्धा का जागरण भी है। कुल मिलाकर के ये कविता अपनी रहस्य की ओट में भारत के भावों का गान करने वाली सिद्ध होती है। मैं समझता हूं कि आप द्विवेदी युग से निकल चुके हैं क्या? है एक अलग तरह की कविता थी और आज हम कहां गए? बोलो छायावाद रूपी शिशु अंदर पैदा हुआ है क्या? चलो ओके। तो मित्रों अब यहां पर देखो, ये जो छायावाद है ना, इसमें दो शब्द है, एक तो क्या है? बोलो छाया, और दूसरा क्या है? वाद। अब मुझे बताओ छाया क्या वास्तविक होती है क्या? वास्तविक होते हुए भी आभासी होती है, लिख देता हूं, वास्तविक होते हुए भी आभासी होती है। अब इसका मायना समझो। अब वास्तविक क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो चीज यदि वास्तविक नहीं है तो वो दिखना नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है? वो बस यार ये तुम्हें, तो यदि वास्तविक होती तो वो दिखती नहीं, बात समझ में आई ना? तो वास्तविकता तो है, लेकिन फिर वास्तविक होती तो वो हमेशा रहती, लेकिन हमेशा तो पेड़ तो रहता है ना, हमेशा का मतलब चाहे जितने भी साल रहे, लेकिन वो क्या होती है? बोलो आभासी। उसी प्रकार शब्द का वास्तविक अर्थ जिसको हम क्या बोलेंगे यहां पर? बोलो अभिधात्मक। क्या है? बोलो अभिधात्मक, है ना? अभिधात्मक सही लिख दिया ना? वास्तविक अर्थ से भिन्न या जुदा, से भिन्न
कोई अन्य अर्थ, कोई अन्य अर्थ को हम क्या बोलेंगे, बोलो। पहला तो हम कह सकते हैं वो क्या है, बोलो। मानी प्रस्तुत जो है उस पर अप्रस्तुत का आरोप कर देना, जो प्रस्तुत है उसको अप्रस्तुत बना देना। अन्योक्ति है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बोलो, लाक्षणिकता, लाक्षणिक, कोई अन्य अर्थ प्रकट होता हो, अन्य अर्थ प्रकट होता हो। और वाद किसको बोलते हैं, सिद्धांत को। किसको बोलते हैं, सर्वमान्य दृष्टि से, सर्वमान्य दृष्टि से 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी पर्यंत जो कविताएं प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा ने लिखी, उन सभी कविताओं को हम किस में लेकर के आते हैं, छायावाद में। भूलना नहीं चाहिए कि डॉक्टर नगेंद्र यहां पर अपना मत कुछ अलग रखते हैं। वो कहते हैं 1918 से 1938। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि सर्वमान्य, कुछ लोग 1920 से भी मानते हैं, सर्वमान्य समयावधि जो है वो क्या हुई, 1918 से 1936। और ये क्या है, बोलो, ईस्वी है, क्या है। तो ऐसा क्या हुआ था यहां पर 1918 में। मैंने आपको कहा था सर लाक्षणिक होता होगी वहां, अन्य रहस्यवाद अनिवार्य होता है क्या। हाँ बिल्कुल होता है। लगता है इसमें और मजा आने वाला है, रचनाओं को मत पढ़ाओ, रचनाओं से पेट भर गया। ठीक है, हाँ 1918, हाँ इनकी ज्यादा रचनाएं नहीं है, छायावाद में इतनी रचनाएं नहीं है, बहुत कम रचनाएं। ठीक है, डरो मत। तो चलो, तो ये 1918 में क्या आई थी, बोलो, झरना। और इसको क्या कहा गया, छायावाद की प्रयोगशाला का। अरे आविष्कार तो बहुत हुए थे, किसने कहा था, आगे नंद दुलारे। किसने कहा था, नंद थे और साथ में दुलारे भी थे। और आगे कौन थे, वाजपेयी। क्या बोला उन्होंने, झरना कब आई थी, 1918 में। किसकी कृति थी, झरना आंसू लहर कामायनी। किसकी है, बोलो। ओके, झरना कविता से। ठीक है जी, बहुत अच्छे हैं आप लोग। छायावाद का घोषणा पत्र ये नहीं है। पल्लव जो है ना, पल्लव की भूमिका, पल्लव किसकी है, पल्लव की भूमिका, इसको छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, बोलो, ऐसा क्यों कहते हैं भैया जी, बताओ बताओ बताओ। छायावाद का घोषणा पत्र क्योंकि आदरणीय सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार चितेरे कवि माने जाते हैं, कोमलकांत पदावली उनके सामने नर्तन करने लगती हैं। और उन्होंने संपूर्ण छायावाद की विशेषताओं को अपनी पल्लव की जो भूमिका थी, पल्लव जो उनका काव्य संग्रह है, उसमें निरूपित किया था। प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार, हाँ ये बिल्कुल ठीक है जी। और 1936 क्यों मानते हैं मित्रों, बताओ। 1936 में दो बड़ी चीजें हुई। पहली बात तो प्रगतिशील, प्रगतिवाद नहीं है, शील और वाद में अंतर होता है। प्रगतिशील लेखक संघ का भारत में पहला अधिवेशन, संघ का भारत में कैसा अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, लखनऊ में। कौन अध्यक्षता कर रहे थे, प्रेमचंद जी। और प्रगतिवादियों की एक तरह से उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब कविता का रंग रूप, चाल ढंग, मिजाज बदलना चाहिए। हालांकि यह भी एक बात कह सकते हैं कि 1936 के 1-2 वर्ष बाद में जयशंकर प्रसाद जी संसार से अलविदा हो लिए। ऐसा लगता है मानो कि छायावाद की सृष्टि करने के लिए ही तभी उनको ब्रह्मा कहा गया। हालांकि छायावाद का प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वो केवल छायावाद की सृष्टि करने के लिए ही हुआ। और
फिर एक दूसरी और चीज हुई, एक और चीज हुई 1936 में ही, क्या हुई? युगांत। ये युगांत क्या है बोलो? छायावाद के अंत का घोषणा पत्र, छायावाद के अंत का घोषणा पत्र, अंत का घोषणा पत्र। रेखा याद कर लेना, आएगा सेकंड गेट में। छायावाद के अंत का घोषणा पत्र क्या है बोलो? छायावाद के अंत का घोषणा पत्र है क्या? युगांत। किसकी है? युगांत युगवाणी ग्राम्या, ये प्रगतिशील चेतना से जुड़ी हुई रचना है। क्योंकि जब हम पंत को पढ़ेंगे तो उनको अरविंद दर्शन से संबंधित, गांधी दर्शन से संबंधित और प्रगति चेतना से युक्त कविताओं में बांट करके पढ़ेंगे। जी लखनऊ में हुआ था, बिल्कुल। तो ये युगांत जो है वो छायावाद के अंत का घोषणा पत्र है। और सबसे बड़ी बात कि 1935 या 1936 दोनों कालखंड है। मैं विस्तार से तब बताऊंगा जब जयशंकर प्रसाद पढ़ाऊंगा। लेकिन उनकी एक कामायनी जो छायावाद का उपनिषद है, बोलो क्या है? छायावाद का उपनिषद है। छायावाद का उपनिषद कौन है बोलो? कामायनी। क्या है बोलो? छायावाद की अकेली महाकाव्यात्मक सृष्टि के रूप में उल्लेखनीय पुस्तक कामायनी। छायावाद कामायनी के बिना अधूरा है, अपूर्ण है पूरे को समझने की दृष्टि से। जिसमें समरसतावाद, क्योंकि समरसतावाद और आनंदवाद जो शैव दर्शन है वो छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद की कविताओं में देखने को मिलता है। छायावाद के महर्ष है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक है। लेकिन साथ में जो शक्ति का काव्य कहा गया, भारत के राष्ट्रीय नवजागरण की बात, राष्ट्रीय जागरण की जो बात हुई, पराधीनता की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने का जो आह्वान हुआ, उसके पीछे राम की शक्ति पूजा, करो शक्ति की मौलिक उपासना, वो भी उसका कोई कम हाथ नहीं था। आदरणीय सुमित्रानंदन पंत साहब जो हैं वो बहुत सारे दर्शनों से प्रभावित रहे जीवन में, उन्मुक्त गगन के सहचर वो थे। और इसलिए जो है वो अरविंद दर्शन के प्रति उनका झुकाव, उनके आश्रम में वो गए थे और अरविंद दर्शन के प्रति उनका झुकाव देखने को मिलता है। छायावाद में एक चौथा आधार स्तंभ जिसको हम महादेवी वर्मा के रूप में आख्यायित, निरूपित, चित्रित, वर्णित करते हैं, और वो शक्ति का अवतार दुर्गा मानी जाती है। छायावाद की जो वृहत त्रयी है मित्रों, उसमें प्रसाद ब्रह्मा है, बोलो प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा है, निराला महेश है, और सुमित्रानंदन पंत जो है वो विष्णु है। एक क्या करता है? पालन करता है। एक जनरेटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर जो एक पालन करता है, उत्पन्न करता है। जी ऑपरेटर ऑपरेट करता है। डिस्ट्रॉयर जो नष्ट करता है। नष्ट कौन करता है? शिव। अर्थात शिव कौन हुए? महेश। कौन हुए? उन्होंने बिल्कुल छिन्न भिन्न कर डाला। और विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। विष्णु कौन हुए? पंत हुए, सुमित्रानंदन पंत। अर्थात उन्होंने पूरे छायावाद का एक तरह से क्या किया है? पालन किया है। इसलिए वो क्या है बोलो? प्रतिनिधि कवि हैं। और झरना छायावाद के प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। अर्थात शुरुआत कहां से हुई? झरना से। और झरना किसकी कृति है? और इसलिए जयशंकर प्रसाद को क्या मानोगे? ब्रह्मा मानोगे। तो ये वृहत्त्रयी में आते हैं प्रसाद, पंत और निराला। डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने एक अपने निबंध लिख करके वृहत्त्रयी की घोषणा करी, और फिर उसके बाद में एक लघुत्रयी भी बनाई गई। क्या बनाई? उसमें तीनों वर्मा हैं, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, तीनों ही वर्मा। वो किस में आते हैं? लघुत्रयी में आते हैं। तो छायावाद हर दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, भंगिमा की दृष्टि से, काव्य सर्जना की दृष्टि से, हर दृष्टि से अपने पीछे छोड़ आए युगों से एक अलग और नवीन सर्जना का कालखंड ये था। और उसके बाद में फिर कविता प्रगतिवाद की तरफ लौट जाती है 1936 के बाद में। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें यहां तक आपको समझ में आई होगी। छायावाद, हाँ तीनों वर्मा है जी। जी ठीक है। छायावादी कवि को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहते हैं गुरुजी? बता देंगे सब। अभी बताया था, वैसे आप समझ लो तो, नहीं तो कोई नहीं, और बता देंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो छायावाद को समझने के लिए हमें 5 शब्दों को समझना होगा मित्रों। और वो शब्द कौन सा है? एक शब्द है मिस्टिसिज्म। क्या है बोलो? मिस्टिसिज्म। एक है रोमेंटिसिज्म, रोमेंटिसिज्म, और एक है
रहस्यवाद, एक है छायावाद और एक है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद, कुछ लोगों ने इन तीनों शब्दों को, जो हिंदी वाले शब्द दिख रहे हैं आपको, रहस्य, छायावाद, स्वच्छंदतावाद, उसको एक ही माना। नामवर सिंह उसमें अग्रगण्य हैं। कुछ ने केवल रहस्यवाद से अर्थ लिया, किसी ने इसको दार्शनिक अनुभूति मात्र कहा। क्या बोला कि ये दार्शनिक अनुभूति है। क्या है ये? दार्शनिक अनुभूति है। किसी ने अस्पष्टता कहा, किसी ने स्वच्छंदतावाद कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन वस्तुतः देखो, जो दोनों आंग्ल भाषा के शब्द है, कौन से बताओ? मिस्टिसिज्म और रोमांटिसिज्म। मिस्टिसिज्म क्या होता है? मिस्ट्री किसको बोलते हैं? रहस्य को। किसको बोलते हैं? तो ये रहस्यवाद तो किसमें समाहित हुआ? मिस्टिसिज्म में। ये रहस्यवाद होता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन। बोलो, अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन। बोलिएगा, अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन। जो अज्ञात है उसके प्रति प्रणय निवेदन करना, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए स्थूल के प्रति जो पुराना चला आ रहा वस्तु वर्णनात्मक इतिवृत्तात्मक आख्यान प्रधान शैली थी, उसके प्रति विद्रोह के भाव आए। किसमें बोलूं? छायावाद में। और इसलिए अतीत, वहां पर अज्ञात जो है, वो जो दिखाई नहीं दे रहा, उसके प्रति प्रणय निवेदन है। हमारे दोनों शब्द आगे वाले कौन से बोलो? छायावाद प्लस स्वच्छंदतावाद, ये किसमें सम्मिलित हो जाते हैं? रोमांटिसिज्म में। किसमें बोलो? लिरिकल बैलेट्स एक कृति थी, और उस कृति से पाश्चात्य जगत में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन हुआ। भारत में स्वच्छंदतावाद कहां से आया, उसको लेकर के हम बात करेंगे। शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की अलग अलग दृष्टियां वहां पर है, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यह बात पक्की है कि हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तन का श्रेय श्रीधर पाठक को दिया जाता है। यह हमें समझ में आना चाहिए। एक कवि, एक आलोचक ये लिखते हैं कि कदाचित घनानंद ने यदि ब्रज भाषा में कविता न करके खड़ी बोली में कविता कर ली होती, तो उसे ही हम स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में जानते। लेकिन वो किस में कर रहे थे कविता? ब्रज भाषा में कर रहे थे। और इधर वाले, अच्छा, ब्रज भाषा का प्रहरी कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलो जी, हाँ, आधुनिक हिंदी की बृहत रही। हाँ बेटा चलो, ये क्या है? एक मिनट। अच्छा, वो तो है नहीं, वापस कर दो। एक सर, जो आप बोलकर बता रहे हो वो हमें लिखा हुआ भी मिलेगा क्या? कहाँ जाऊं मैं? भाग जाऊं? हैं? अरे ये तोता बनाने वाले तो कोई भी आएगा। ये जो आपके दिमाग में जो उद्वेलन हो रहा है ना, उसको समझो, है ना। अच्छा, आप में से कोई भी 8th क्लास का स्टूडेंट है क्या? यार आप स्नातक हो, कैसी बातें करते हो? और साथ में क्या हो? B.Ed। क्या हो बोलो? बैचलर ऑफ एजुकेशन, है ना। कितने बड़े व्यक्ति हो आप सोचो, कल्पना करो। और फिर कहते हो कि हर चीज को समझो ना, उसको कॉन्सेप्ट बनाओ, और कॉन्सेप्ट बना करके चलोगे तो काम होगा। नहीं तो अब हर चीज को लिख करके करता हूं क्या, कि मैं आगे जा रहा हूं फिर मैं एक कदम दूंगा, है ना। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, वर्ड्सवर्थ और कॉलरीज थे उसके लिरिकल बैलेट्स के। बिल्कुल सही है। कौन कौन कह रहा है? चंद्रलेखा पुरोहित। बिल्कुल सही है। चलो, तो क्या बोल रहा था मैं? अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन, ये तो क्या हुआ? रहस्यवाद। ये छायावाद क्या है? ये चित्रण की सूक्ष्मता है। क्या है बोलो? वस्तु चित्रण और अभिव्यक्ति। क्या है बोलो? अभिव्यक्ति। यदि आपसे कोई पूछ ले कि छायावाद क्या है, तो आप यही सब बोलना, वस्तु चित्रण एवं अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता। अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता, ये क्या हुई? छायावाद। और अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता आएगी तो बोलो रहस्यवाद आएगा कि नहीं आएगा? वहां पर प्रतीकात्मकता आएगी कि नहीं आएगी? बोल दो आप तो आएगी, है ना। वहां पर लाक्षणिकता आएगी कि नहीं आएगी? अन्योक्ति आएगी कि नहीं आएगी? अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन तो रहस्यवाद में हो ही गया था। और फिर है स्वच्छंदता। स्वच्छंदतावाद क्या है? स्वच्छंद कवि क्या कर रहा था? लिखो ना करो बन श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो आप तो जानते ही हैं क्या, पुरानी रूढ़ियों के प्रति, पुरानी रूढ़ियों के प्रति विद्रोही भाव, उसको तोड़ने का आग्रह, विद्रोही भाव।
अब यहां पर ये वस्तुते 5 शब्द थे। रोमांटिसिज्म जो है, ब्रज कोकिला, जी ब्रज कोकिला नहीं, कोकिल है वो। मिस्टिसिज्म में बोलो क्या हुआ, रहस्यवाद। रोमांटिसिज्म में क्या आ गया, छायावाद और स्वच्छंदतावाद। रहस्यवाद क्या हुआ, अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन। छायावाद क्या हुआ, वस्तु वर्णन अथवा अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता, इसी को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। इसी को आत्मा में परमात्मा की और परमात्मा में आत्मा की छाया नाम दिया गया। क्या हुआ भाई साहब, समाधि लग गई है आपको, लौट आइएगा वापस। आप यहां पर हैं क्लास में, मैया जी से पढ़ रहे हैं, ओके ठीक है ठीक है। आपकी आंखों में कुछ अमंद मंद पिए थे, चलो। तो स्वच्छंदता क्या थी बोलो, पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने का भाव, ये क्या था बोलो। लेकिन यहां पर किसी ने कहा कि भाई रहस्यवाद और छायावाद एक ही हैं, किसी ने कहा तीनों अर्थ एक ही हैं। तो नामवर सिंह जी ने यह सिद्ध किया कि एक ही कृति, एक मौन निमंत्रण सुमित्रानंदन पंत की, है ना, मनोहर बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया था, है ना। तो वो जो एक ही कृति है मौन निमंत्रण, उसमें अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन है, तो रहस्यवाद है कि नहीं है बोलो, बोलो है कि नहीं है, बोलो है। और उसमें वस्तु चित्रण अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता है, तो बोलो क्या है, छायावाद। और उसमें रूढ़ियों को तोड़ने का बुलंद हौसला भी दिखाई देता है, तो क्या होगा। तो एक ही कृति में, इसलिए हम पूरे इस कालखंड में 1918 से 1936 का जो कालखंड है साथियों, उसमें रहस्यवाद को निकाल के नहीं दे सकते गिले, रहस्यवाद पकड़, ये छायावाद रहा, इतना सा स्वच्छंदतावाद है। ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो परस्पर ग्रंथित है, एक तरह से गूंथी हुई है, मिली हुई है, एक दूसरे में अनुस्यूत है, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित भाव से रहती है। मैं समझता हूं कि छायावाद क्या है समझ में आ गया, हाँ या ना। 5-10 मिनट बोल सकते हो। गुरु जी का ध्यान भटकता है तो हम भी, मेरा ध्यान 50 साल से भटका हुआ है, क्या करूं। हाँ चलो, तो कोशिश कर रहा हूं, लिया हूं वापस। तो हो गया बात। तो ये सारी चीजें हो गई। मैं समझता हूं कि मित्रों अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक तरह से, मैं तो ये समझता हूं कि इसको आपको 1-2 बार सुन लेना चाहिए, है ना। ये आज जो क्लास संख्या 68 है, आधुनिक काल में भाग 15 था और छायावाद आज पहला भाग था, और उसका ये जो व्याख्यान है इसको आप बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। छायावाद की विशेषताओं को हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, है ना, हमें एक दिन और ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो कालखंड है ना, वो एक तरह से एक नया कालखंड है, और इसको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सपाट बयानी नहीं है। सपाट बयानी कविता में हुई तो क्या कोई पढ़ाएगा, इसमें प्रतीक है, क्या है बोलो। और प्रतीकों को खोलना किसी भी शिक्षक के लिए बड़ा आनंददायक होता है। तो ये प्रतीकों के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। मैं समझता हूं रहस्यवाद का आनंद ले रहे हैं भैया जी, ठीक है, ओके। तो ये बीती विभावरी जागरी ये हो गया। इसमें बोलो क्या क्या है, प्रकृति चित्रण है, आलंबनात्मक चित्रण है। क्यों, क्योंकि प्रकृति स्वतंत्र रूप से नायिका रूप में दिवसावसान समय मेघ में आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही धीरे, संध्या सुंदरी परी सी, एक नायिका सी उतर रही है। कैसे बोलो, धीरे धीरे धीरे। इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। पंत जी भी क्या मजे करते हैं। तो बोलो क्या है, प्रकृति चित्रण कैसा है, आलंबनात्मक चित्रण है। और खत्म होने में कुछ दिन शेष है, इस बीच सब कुछ लेने दो, आपका 5% जान लेना है जी। आज पहली बार इतनी बातें समझ में आई है। ओके सुमन जी, चलो बोलो क्या है, प्रकृति चित्रण है। श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण कहीं कहीं दिखाई देता है, जूही की कली, वहां पर हालांकि अश्लीलता कुछ नहीं थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अपना पैमाना था, वो सलीली थी वस्तु, दे दो, अश्लीलता नहीं थी, क्योंकि मैंने तो उसको पढ़ा है। लेकिन अब वही है ना कि भाव उनको कुछ नजर आए, क्योंकि वो तो सीधी सीधी बात करते थे। कौन, वो तो कह रहे थे कि लाक्षणिकता में प्रतीक विधान में लिखी हुई कविता कभी भी कविता नहीं होती, सपाट, क्योंकि उस समय की डिमांड थी। और बोलो क्या है, राष्ट्रीय भावों का जागरण है, पराधीनता की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने का आह्वान है, कल्पना की अतिशयता है, रहस्यात्मकता है, लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, चित्रात्मकता है, सूक्ष्म अनुभूतियों का चित्रण है, अन्योक्ति विधान है,
प्रकृति का मानवीकरण है, अजात के प्रति जिज्ञासा है, प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ने का आह्वान है, खड़ी बोली का सहज प्रांजल रूप दृष्टिगत होता है, अलंकार, और इसलिए खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी है। क्या है बोलो? खड़ी बोली का स्वर्ण युग है छायावाद, ये ध्यान रखो। सर आलंबन और उद्दीपन में कंफ्यूज रहते हैं, आपके कान को ठीक करते हैं जी। देखो उद्दीपन तो वहां होता है, मैं 1000 बार बता चुका हूं, जब प्रकृति का ऐसा चित्रण कोई कवि कर रहा हो कि उसकी कोई कृति हो, उसका एक नायक हो और कोई नायिका हो, और नायक और नायिका के प्रेम को बढ़ाने में सहायक बनकर के जब प्रकृति आती है तो वो उद्दीपन का काम करती है। क्या करती है? और प्रकृति को खुद ही नायिका बना दो स्वतंत्र रूप से, जब वर्ण्य विषय ही प्रकृति बन जाए तो वहां पर जो चित्रण होता है कैसा होगा? आलंबनात्मक होगा। समझता हूं कि आप लोग जो है अब इसको याद रखोगे। चलो, तो ये क्या हो गया? हाँ, अलंकारों का प्रयोग है, रूपक, स्वभावती, यमक, अनुप्रास, प्रसाद, माधुर्य गुण है, शब्द शक्तियों का प्रयोग भी इसके अंदर है, और क्या है? पलायनवाद है। क्या है बोलो? सबसे बड़ा दोष है और सबसे उज्जवल पक्ष क्या है? मानवतावाद। क्या है बोलो? दूसरों को भी हंसाओ और खुद भी हंसो। दूसरों को हंसते देख करके ये नहीं होना चाहिए कि जो है वो क्यों हंस रहा है, मेरे जीवन में तो रोना ही रोना लिखा है। प्रसाद जी यही बात कह रहे हैं, है ना। मानवता छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है, निजी जीवन की अभिव्यक्ति इसमें है, वैयक्तिकता है, निराशा और दैन्य के भाव है, शक्ति की कविता है ये, स्वच्छंदतावाद इसको मत कहते ही हैं, नारी की भावना प्रणयानुभूति है, श्रद्धा के साथ में सांसारिक रूप भी चित्रित हुआ है। छाया का मतलब क्या होता है बोलो? वास्तविक तो होती है लेकिन आभासी, अर्थात अर्थ तो वास्तव में होता है। जैसे एक वृक्ष होता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यही कहा कि वृक्ष की छाया वृक्ष से दूर परे पड़ती है, वो उसका आभास मात्र है, वास्तविक वृक्ष नहीं है। आवाज गई क्या? तो सर जो आज क्लास ली है इसी रिवीजन के तौर पर 6 क्लास ले लो संपूर्ण साहित्य की। जी ले लेंगे, हमेशा ही बात कहते हो, हमेशा ही यही करता हूं। तो वास्तविक होते भी बोलो क्या है? आभासी है। जैसे वृक्ष की छाया उससे दूर होते भी है तो वृक्ष की, उसी प्रकार वो शब्द के साथ में लगा हुआ अर्थ है तो उस शब्द का ही, लेकिन वास्तव में हमें उसको कल्पना के माध्यम से, रहस्य के माध्यम से, प्रतीकों को समझते हुए हमें उसको खींचना पड़ता है। कल मैं इसको समझाऊंगा कि कैसे। और फिर क्या है बोलो? इसलिए शब्द का वास्तविक अर्थ अर्थात अभिधात्मक अर्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ, जिसको हम अन्योक्ति लाक्षणिक अर्थ कहते हैं, वो प्रकट होता है, तब छाया होती है। और उस सिद्धांत को आधार बना करके प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा ने 1918 से 1936 के मध्य जो कविताएं हिंदी साहित्य में रची, उनको हम छायावाद के नाम से जानते हैं। पलायनवाद में क्या होता है? विशेषताओं के माध्यम से मस्तिष्क में बिंब बनते ही प्रश्न सही हो जाता है बाजी। पलायन का मतलब होता है मित्रों भागना, संसार से दूर भागना। ले चल मेरे नाविक भुलावा देकर, कि संसार की जो ऊल जुलूल बातें हैं उसको मैं भूलना चाहता हूं, इसलिए हे मेरे नाविक। अब वो नाविक कौन है वास्तव में उसको समझा नहीं गया, उसके आगे वो कविता है पूरी, उसका भाव हमने नहीं समझा, तो हमने पलायनवाद का आरोप लगा दिया। इसको हम आगे कर लेंगे ना कभी, अभी इतना ही समझो तो समझ लो पहले। तो ये हो गया सर्वमान्य दृष्टि से इसका समय है 1918 से 36 और नगेंद्र 1918 से 38। ये सर्वमान्य अवधि 1918 से 1936 क्यों है? क्योंकि झरना कृति का प्रकाशन होता है 1918 में, और इसको छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार हम कहते हैं। इसलिए क्या हो गया बोलो? छायावाद का प्रारंभ हुआ, और पल्लव की भूमिका जो है बोलो क्या है? छायावाद का घोषणा पत्र है। पल्लव किसकी कृति है बताओ? सुमित्रानंद पंत की। और फिर जो है उसको 1936 में अंत क्यों मान लेते हैं? क्योंकि आगे का युग आ गया था, कौन सा? 36 से 43 हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद हम उस युग को कहते हैं। और वो क्या था बोलो? प्रगतिशील लेखक संघ का भारत में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसकी प्रेमचंद जी अध्यक्षता कर रहे थे। और फिर इसी में जो सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, उन्होंने अपनी कुछ रचनाओं के माध्यम से प्रगतिशीलता का संकेत दिया था। प्रगतिशीलता से युक्त 3 रचनाएं थी, पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया है, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। बोलो और ग्राम्या, ये किसकी रचना थी? प्रगति, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, प्रगतिवाद की। किसकी बोलो? प्रगतिवाद की। तो ये युगांत जो आया उसको हमारे आलोचकों ने क्या बोला? छायावाद के अंत का घोषणा पत्र। और छायावाद का उपनिषद और छायावाद की अकेली महाकाव्यात्मक सृष्टि कौन सी हो गई? कामायनी हो गई।
फिर जो है मित्रों मिस्टिसिज्म, रोमांटिसिज्म, रहस्यवाद, छायावाद और स्वच्छंदतावाद, ये 5 शब्द हैं। इन पांचों शब्दों के यथार्थ से परिचित हुए बिना हम छायावाद की तह तक नहीं जा सकते। मिस्टिसिज्म आंग्ल भाषा का एक शब्द है, उसका अर्थ होता है रहस्य। क्या होता है बोलो? हम जितने भी कवि ये देखेंगे उसमें अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन का भाव भी नजर आता है, इसलिए वो क्या है बोलो? रहस्यवाद है। फिर हमारा जो रोमांटिसिज्म जो है, जिसको मैंने आपको बताया लिरिकल बैलेट्स वाला, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की रचना थी, संयुक्त रचना थी, उसके माध्यम से यूरोप में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन होता है। वहां पर वैयक्तिकता भारी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये जो कालखंड था ये निजी जीवन की अनुभूतियां थी, इसमें क्या थी? और ये प्रश्न आया हुआ है, ये ध्यान रखना कि कौन सा हिंदी का कालखंड है जिसे मैं शैली में लिखा गया? किसमें? मैंने मैं शैली अपनाई निराला इस बात को कहते हैं। महादेवी वर्मा कहती है मैं नीर भरी दुख की बदरी, तो मैं शैली में लिखा गया काव्य है ये। किसमें बोलो? मैं शैली में लिखा गया काव्य। कौन सी शैली में? और मैं शैली में लिखा गया काव्य है तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर निजी जीवन की अभिव्यक्तियां थी, लेकिन वो अभिव्यक्ति साक्षात नहीं थी, वो रहस्य का घूंघट निकाल करके उस रहस्य में वो हमारे सामने ला रहे थे। इसलिए उसमें कहा था अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन। और जब भी हमें किसी बात को यदि वास्तव में रहस्य के आवरण में लपेट करके कहना होगा तो वहां क्या होगा? वस्तु चित्रण अथवा अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता, अभिव्यक्ति की, ये जो है वो क्या हुआ? छायावाद हुआ। स्वच्छंदतावाद का मतलब क्या हुआ? पुरानी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का भाव। अब ये तीनों शब्द अलग अलग भी हैं, लेकिन छायावाद की कई कृतियां ऐसी हैं जिसमें अज्ञात के प्रति प्रणय का निवेदन भी है, वस्तु चित्रण और अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता भी है, और पुरानी रूढ़ियों के प्रति विद्रोही भाव भी है। इसलिए हम इस छायावाद को एक शब्द में निरूपित नहीं कर सकते। तदपि जो सर्वमान्य मत है इस कालखंड के लिए, क्या बोला जाए? सर्वमान्य दृष्टि से यही स्वीकार्य है, यही। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1920 में जो है वो किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। 4 लेख उन्होंने लिखे थे और उस लेख के माध्यम से उन्होंने ये कहा था, मैं आपको बताया कि उसमें भावों की एक छाया मात्र है जिसको सामान्य व्यक्ति अर्थ समझ नहीं पाता, उसके प्रतीकों को पकड़ करके अर्थ करने में कठिन लगता है। और इसलिए इस छायावादिता के लिए मुझे सबसे उपयुक्त शब्द कोई लगा तो वो कौन सा है? छायावाद है, छायावादिता के लिए। और फिर दूसरा प्रयोक्ता कौन है? सुशील कुमार। कौन है बोलो? हालांकि वो एक संवादात्मक लेख लिखा था जिसमें 4 लोग थे और उन्होंने आकर के उस छायावाद को कुल मिलाकर के स्थापित किया। ये बातें मैं समझता हूं कि यहां तक हो गई है। अब आगे का जो व्याख्यान होगा वो मैं कल ही शुरू करूंगा। सुबह रविवार है गुरुजी, जल्दी तो उठना नहीं, आज 4 घंटे क्लास ले लो। हाँ, अभी 4 घंटे नहीं ले पाऊंगा, है ना, तो आज मुझे कहीं जाना है और कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं समझता हूं कि एक दृष्टि से देखे जाए तो छायावाद को हमने काफी कुछ कर लिया है। तो आप कहें तो एक बार थोड़ा फास्ट पढ़ा दूं क्या? थोड़ा है पढ़ा दूं, थोड़ा सा, है ना, पढ़ा दूं? चलिएगा। तो आओ भाई, अभी कह रहे हैं पढ़ाऊं, छोड़ेंगे नहीं ये। 20वीं शती के दूसरे दशक के उत्तरार्ध 1920 हो गया, 1820 में हिंदी कविता में एक नई प्रवृत्ति का